वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से सीएमएसएल में समस्या नहीं आ रही होगी या बहुत स्मूथिंग चैप्टर चल रहा होगा आपका सीएमएसएल का टॉपिक का। चल, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है यार हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। कि भाई ये क्या होते हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एचएनआईज भी बोलते हैं। चल, इसके पहले हम एक बार अपना रिवाइज कर लेते हैं जैसा कि हम रोज करते हैं। पीएलआर, प्रीवियस लेक्चर रिवीजन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक पढ़ा था यार एंजल इन्वेस्टर, राइट? मतलब एंजल फंड के बारे में हमने बात करी थी और एंजल फंड के अंदर एंजल इन्वेस्टर की बात की थी अपन ने, राइट? चलो, तो भाई एंजल फंड क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये क्या करते हैं कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ एक टाइम पर लेकर आएगी और वीसी वाले भी बाद में आएंगे, उसके पहले आपको ये पैसे से हेल्प करती है। इसको हम क्या बोलते हैं यार? एंजल फंड या एंजल इन्वेस्टर्स। क्या क्या पॉइंट्स देखे थे हमने वहां पर देखे थे, आपके फीचर्स देखे थे। इसके फीचर्स में पहला पॉइंट क्या था यार? अर्ली स्टेज फोकस। ये आपको फंड प्रोवाइड करते हैं किसके आने के पहले? वेंचर कैपिटल के आने के पहले। मतलब ये एक तरीके से देखें तो हमने वहां पर बात की थी, एक होता है आपका सीड फंडिंग। सीड फंडिंग मतलब बिल्कुल इनिशियल लेवल पे ही आपने फंडिंग ले ली, और एक होता है वेंचर कैपिटल। तो लॉ ने बोला है साहब इन दोनों के बीच में जो होता है डेट इज कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर पिक्चर में आता है। सेकंड, क्योंकि इनके पास क्या रहता है? अच्छा खासा एक्सपीरियंस एंड नेटवर्क। ऐसा नहीं है कि आपको ये पैसा देंगे, सब ये तो ऑलरेडी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, तो इनका नेटवर्क डेवलप है हर एक चीज के लिए। वो पॉइंट है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, कोलैबोरेटिव ग्रुप्स में भी ये काम करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं, बराबर है। फोर्थ पॉइंट, और इक्विटी क्राउड फंडिंग की बात अपन ने करी थी। तो ये कुल मिलाकर साहब क्या है आपके पास? अलग अलग तरीके के इसके फीचर्स हैं, वो हमने बात करी थी। रोल एंड कंट्रीब्यूशन में ये तो हुआ इसका फीचर्स। एक और टॉपिक यहाँ देखा था, रोल एंड कंट्रीब्यूशन। तो एक तो काम करता है ये मेंटरशिप का, फंडिंग का भी एंड मेंटरशिप का। सेकेंड पॉइंट, कनेक्टिंग टू रिसोर्सेस। ये अपन ने बात करी थी कि भाई रिसोर्सेस से शेप करता है आपके बिजनेस मॉडल को। आपका बिजनेस मॉडल आपको कैसा रखना है, ये अपन ने बात करी थी, राइट? ये सारी की सारी चीजें हैं वहां पर। फिर हमने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे इनके। एग्जाम्पल्स में क्या क्या देखा था? एक तो अपन ने एक देखा था अपन ने IAN, याद है? इंडियन एंजल नेटवर्क, राइट? इंडियन एंजल नेटवर्क की बात की थी एक अपन ने। एक अपन ने बात करी थी मुंबई मुंबई एंजल्स नेटवर्क। सिलिकॉन वैली वाले थे। इनकी अपन ने बात करी थी, राइट? चल, तो एक तो ये टॉपिक था हमारा कौन सा वाला? एंजल फंड वाला और एंजल नेटवर्क वाला। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंकर इन्वेस्टर का, जिसकी हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में। और भाई ये वाला 5 स्टार वाला टॉपिक है, सब कंपलसरी एग्जाम में आता है, राइट? चलो, तो हमने ओवरऑल क्या बात करी थी भाई? एंजल इन्वेस्टर ये कौन होता है आपका? एंकर इन्वेस्टर कौन होता है?
तो एक हमने सबसे पहले बोला था कि भाई ये भी एक तरीके का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है, मतलब क्यूआईबी है। ये किसी कंपनी के आईपीओ जब लेकर आती है तो उसमें ये मिनिमम एप्लीकेशन लगाता है फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट ₹10 करोड़। ये मिनिमम है अमाउंट हमारे पास, ठीक है, ये अमाउंट मिनिमम है अगर कोई कंपनी मेन बोर्ड पर लिस्टिंग के लिए आ रही है तो, राइट। और अगर कंपनी ये मेन बोर्ड की जगह, राइट, अगर ये आप एसएमई प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो ये अमाउंट रिड्यूस होके 2 करोड़ हो जाएगा। मतलब आप अगर एसएमई कंपनी हो तो ये अमाउंट रिड्यूस होके 2 करोड़ हो जाना है। ये एक तो हमने ये वाली बात करी थी कि भाई एंकर इन्वेस्टर क्या होता है। फिर हमने बात की थी कि एंकर इन्वेस्टर का कोटा क्या रहता है, एंकर अलोकेशन क्या रहता है, वो हमने बात की थी। तो लॉ ने बोला है साहब एंकर अलोकेशन मतलब जो आईपीओ का साइज होता है, देखो उसमें 50% तो मिलता है क्यूआईबी को, ये लिखा है लॉ में, बराबर है। अरे जो आईपीओ अलोकेशन होता है वहां पर एटलीस्ट 50% आपको देना पड़ता है क्यूआईबी को, और इसका फिर बाद में निकालो आप 60%, ये ओवरऑल जो आया है ये अवेलेबल होता है सब एंकर अलोकेशन का, राइट। से फॉर एग्जांपल आपका हमने एग्जांपल लिया था आईपीओ साइज है आपका 1000 करोड़ का, तो इसका 50% फिर उसका 60%, दैट विल कम्स टू 300 करोड़, ये अपन ने देखा था। ये क्या होता है आपका एंकर अलोकेशन। और फिर एक और हमने देखा था कि भाई इसका 1/3 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को देना है आपको। अरे याद आया ना, राइट। इसका 1/3 आपको किसको देना है यार, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को देना है। फिर एक टॉपिक हमने यहाँ पर देखा था जो कि बहुत ज्यादा काम का था, की अलोकेशन रूल्स फॉर एंकर इन्वेस्टर, एआई, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर बात की थी जो कंपनी मेन बोर्ड पर आ रही है, मतलब एनएससी बीएससी की बात की थी, या फिर जो कंपनी एसएमई एक्सचेंज पर आ रही है। मेन बोर्ड पर आने में भी हमने ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन 3 चीजें वहां पर देखी थी। ये चीज हमारे काम की है कि अगर आप अप टू 10 करोड़ तक कर रहे हो तो मैक्सिमम 2 बंदे रहेंगे, 5 करोड़ रुपए दो को मिल जाएगा। 10 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक है, बराबर है। तो लॉ ने बोला मिनिमम 2, मैक्सिमम 15, सब्जेक्ट टू 5 करोड़ एक को मिल जाएगा, 250 करोड़ से ज्यादा है तो लॉ ने क्या कहा था यार, राइट, अप टू 250 करोड़ तक तो आपको मिनिमम 5 बंदे चाहिए, मैक्सिमम चाहिए 15 फॉर द फर्स्ट 250 करोड़, और 250 करोड़ से ज्यादा जो भी होता है फॉर एडिशनल हमको 10 एंजल इन्वेस्टर चाहिए, बराबर है, सब्जेक्ट टू 5 करोड़ रुपए हर एक को मिलना चाहिए फॉर 250 करोड़ या उसके पार्ट के लिए। ये हमने यहाँ बात की थी मेन बोर्ड में। सेम कॉन्सेप्ट, लिमिट कम है एसएमई में, यहाँ पर 10 की जगह 2 करोड़ का जिक्र है, मिनिमम 2 बंदे, 2 से 25 करोड़ का जिक्र है, 2 सीआर से 25 करोड़ का जिक्र था, मिनिमम 2 मैक्सिमम 15, सब्जेक्ट टू 1 करोड़ रुपए सबको मिलना चाहिए। अरे यही देखे थे ना हमने रूल्स। और अगर आपको 25 करोड़ या उससे ज्यादा देना है तो दो बातें साहब, एक तो आपको 5 मिनिमम चाहिए, 15 मैक्सिमम चाहिए फॉर फर्स्ट 25 करोड़ के लिए, और 25 करोड़ या उसके पार्ट में आपको 10 एंजल इन्वेस्टर सॉरी एंकर इन्वेस्टर चाहिए। ये हमने बात करी थी ओवरऑल कंसेप्ट में कि भाई कंसेप्ट क्या होने वाला है। और फिर एक हमने जोमेटो का
डिटेल में देखा था भाई किस तरीके से एलोकेशन हुआ था, कितने नंबर ऑफ शेयर्स डोमेस्टिक वालों को मिले थे, कितने इनको मिले थे, सब चीजें हमने डिटेल में बात करी थी। और हमने क्या देखा था कि भाई आपको ये ऑफर इनको कब देना है, जो आपकी आईपीओ की डेट है 14 से 16 जुलाई, तो 13 जुलाई को इनको ऑफर करना पड़ेगा, सेम डे ये एक्सेप्ट कर लेंगे। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट की हमने बात करी थी इस वाले कॉन्सेप्ट में, राइट। चले, और लॉक इन कितना रहेगा इनका, 30 दिन का। 30 दिन तक ये सेल नहीं कर पाएंगे, 30 दिन के बाद सेल करेंगे तो बाजार में भरमार आएगी इनकी, राइट। चल, आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें यार। आज का है हमारा HNI, शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं इसको, HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात करें, राइट। चलें, तो HNI की बात करें सब, या फिर इसको हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बोलें, शॉर्टकट में HNI। लॉ ने बोला साहब ये होते हैं क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कंपलसरी ये इंडिविजुअल व्यक्ति है, हु आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर रिटेल सेगमेंट बेस्ड। रिटेल सेगमेंट मतलब आपको अगर आईपीओ में पैसा लगाना है तो आप मैक्सिमम कितने लाख रुपए के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, 2 लाख की कैटेगरी के। आपके पास और पैसा है तो आपको हमने एक रिस्पेक्टिव अमाउंट के रिस्पेक्ट में आपको हमने अलग अलग तरीके में डिवाइड कर दिया है, और अकॉर्डिंगली आपकी रिस्क के हिसाब से आपको हमने कैटेगराइज कर दिया है। अच्छा, ये डिफरेंट क्यों है रिटेल वालों से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेट वेल्थ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसेट्स, या इन्वेस्टेबल सरप्लस के बेस पर, राइट। तो लॉ ने बोला साहब ऐसे बंदों को हम क्या बोलते हैं, आप कौन हो यार, HNI। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टेबल सरप्लस, इन्वेस्टेबल सरप्लस क्या होता है, तो लॉ ने बोला यार इन्वेस्टेबल सरप्लस मींस इट रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल की हम उस कैपिटल को या उस अमाउंट को हम इन्वेस्टेबल सरप्लस बोलते हैं, जो इंडिविजुअल वेल्थ में आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी है, दैट इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट that is available for investment after deducting या accounting for essential expenses, liabilities and emergency fund। बराबर है। तो इन्वेस्टेबल सरप्लस वो अमाउंट है जो आपके पास फ्री रिजर्व जैसा पड़ा है, हम एक शब्द में यूज कर दें तो सब जो आपके पास फ्री रिजर्व जैसा पड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे यार, इन्वेस्टेबल सरप्लस। चल, while there is no standard put forth for the classification, लॉ ने बोला साहब एज सच हमने कोई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं किया है कि भाई ये पर्सन को HNI बोलेंगे, बट फिर भी यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ बैंक्स की नजर में अलग व्यक्ति HNI होता है, सेबी की नजर में अलग व्यक्ति HNI होता है विद रिस्पेक्ट टू देयर अमाउंट वाइज। द डेफिनेशन ऑफ HNI वेरीज विद द जोग्राफिकल एरिया, जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अलग अलग होते जाता है, एज वेल एज फाइनेंशियल मार्केट या इंस्टीट्यूशन के हिसाब से वो व्यक्ति अलग अलग होते जाता है। दो, देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। जनरली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, individuals with over 2 crore investable surplus may be considered to be HNI। हम 2 करोड़ से ज्यादा जिस भी इंडिविजुअल के पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है, इन्वेस्टेबल सरप्लस मतलब काइंड ऑफ फ्री रिजर्व आफ्टर माइनस, आफ्टर डिडक्टिंग सब लायबिलिटीज, सब एक्सपेंसेस, सब इमरजेंसी फंड, while those with the investable wealth in the range of 25 लाख से लेकर 2 करोड़ तक may be deemed to be the emerging HNIs, right। तो इन्होंने बोला साहब आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है 2 करोड़ या उससे ज्यादा के लिए तो लॉ ने बोला साहब हमने आपको क्या बोल दिया, 2 करोड़ से ज्यादा क्या है आपके पास,
तो HNI क्रिएट हमने आपको कैटेगरी में डाल दिया, और 25 लाख से 2 करोड़ तक है तो आपको इमर्जिंग HNI में डाल दिया है। ओवर 2 करोड़ और 25 लाख से लेकर 2 करोड़ तक। एक्सप्लेनेशन: इफ you want to apply for an amount under 2 lakh rupees, you are considered as a retail investor. अगर आप 2 लाख रुपए तक किसी IPO में पैसा लगाते हैं, आपने 60,000 के शेयर्स के लिए अप्लाई करा, 1,80,000 के अप्लाई करा, 2 लाख तक अप्लाई करा, तो आपको हम क्या बोलेंगे? रिटेल इन्वेस्टर। There may be so many ways in which HNIs are categorized and defined. There is no single bracket that could put them under one roof. लॉ ने बोला साहब एक तरीके से आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये तो हो गई आपकी HNI की थ्योरी हो गई। अब क्लासिफिकेशन इन इंडिया इंपॉर्टेंट है। In Indian context, HNIs typically individual with a investable surplus exceeding 2 करोड़ तक, हम उसको क्या बोलते हैं साहब? HNI। 25 लाख से 2 करोड़ तक अगर आप इन्वेस्टेबल सरप्लस है तो आपको क्या बोलेंगे हम? इमर्जिंग HNIs। रिटेल इन्वेस्टर अप टू 2 लाख रुपए है इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन एज पर द सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से, तो आपको हमने बोला है सब रिटेल इन्वेस्टर। Why the classification matter? The distinction between the HNIs, emerging HNIs, retail investor influences their treatment in the investment opportunities, advisory services, risk profiling। इस काम के लिए हमने यूज किया है कि भाई अगर आप रिटेल वाले हो तो आपको बहुत कम रिस्क लेनी चाहिए, सबसे ज्यादा रिस्क यही लेते हैं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट वेल्थ मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऑफन tailor services investment portfolio based on these categories। चलें, अब examples of HNI classification in action। IPO, in an IPO allocation process, HNIs are treated as a separately under the NII category। अरे भाई allocation जो होता है वो 3 तरीके से होता है, 50%, 15%, 35%। 35% RII, ये होता है NII, और ये होता है QIB को। हम इनकी बात कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, इन एन HDFC AMC IPO आया था जब a high demand from HNI leads to the NII portion being oversubscribed by more than 195। सब जितने रुपए की एप्लीकेशन इनवाइट की थी HDFC AMC का IPO के टाइम पर, सब जितने रुपए की इनवाइट की थी उससे 195 टाइम्स, मतलब अगर 100 रुपए बुलाए थे तो सब मल्टीप्लाई कर दो 195 टाइम्स, इतने रुपए की NII कैटेगरी में डिमांड आई थी इनकी, highlighting that the clout and impact HNIs have on the market। Portfolio Management Services, so called PMS in India, इसका मतलब क्या है? सब PMS की बात करें, मेरे पास पैसा पड़ा है 1 करोड़ रुपए, अब मुझे इस पैसे को इन्वेस्ट करना है, बट मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, ना मुझ में इतनी एक्सपर्टाइज है उसको हैंडल करने के लिए, राइट? तो फिर लॉ ने क्या बोला भाई, आप सेबी रजिस्टर्ड PMS के पास जाओ, राइट? हम एक इंस्ट्रूमेंट, हम वहां पर इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे PMS क्या होता है, कैसे काम करता है ये। इन इंडिया, सर्विसेज लाइक PMS आर प्राइमरली टारगेटेड एट HNIs एज अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेट इज 50 लाख रुपए। सेबी ने मिनिमम, अगर मुझे PMS की सर्विसेज लेना है तो मिनिमम मेरे पास 50 लाख रुपए होना चाहिए इनकी सर्विसेज लेने के लिए। This high threshold inherently limits participation to individuals with substantial wealth, distinguishing them from regular retail investor। सब रेगुलर रिटेल ना मुझे रोज रोज देखना है, मैंने तो पैसा लगा दिया और मेरा काम चल रहा है। इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट्स, HNI often invest in premium real estate markets like साउथ मुंबई तरफ इन्वेस्ट करते हैं, ये उनका कैटेगराइज होता है, या फिर दिल्ली लिथियंस जोन में करते हैं, हाई एंड रेजिडेंशियल एरियाज इन बैंगलोर एंड गुड़गांव यहाँ पर करते हैं। अब आप ये बोलेंगे सर ये क्या होता है यार दिल्ली लुथियंस जोन? अब ये लुथियंस जोन क्या होता है साहब? ये था ब्रिटिश के टाइम पर, एक आर्किटेक्ट हुआ करते थे। थोड़ा अगर हम अतीत में चलने की कोशिश करें तो क्या था ये, जो दिल्ली की जैसे बड़ी बड़ी सेंटर और प्रेस्टिजियस बिल्डिंग जो हैं,
बराबर है। जो सेंटर ऑफ प्रेस्टिजियस पार्ट ऑफ न्यू दिल्ली है, इसको डिजाइन किया था ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे एक। बराबर है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, नाम था इनका सर एडविन लुटियंस। बराबर है। तो इन्होंने आर्किटेक्ट किया था, सिर्फ एग्जांपल राष्ट्रपति भवन है, ये सब जो बड़ी बड़ी प्लेसेस है दिल्ली में पुराने जमाने की, राइट। तो ये साहब ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, दिल्ली लुटियंस जोन। अब फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स लाइक रतन टाटा, मुकेश अंबानी क्लासिफाइड एज अल्ट्रा एचएनआई, उन मल्टीपल प्रॉपर्टीज, इन्वेस्ट इन कमर्शियल वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। ग्लोबल एग्जांपल की बात करें, सैक। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ सेबी है, वैसे यूएस में क्या है आपकी, सैक। तो यूनाइटेड स्टेट्स, द सैक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन कंसिडर इंडिविजुअल्स विद एटलीस्ट $1 million इन नेटवर्थ। सब यूएस के क्राइटेरिया अलग है, जिसके पास $1 million है, 1 million इज इक्वल्स टू 10 लाख, excluding their primary residence or an annual income of $2 lakh or more, उनको हमने क्लासिफाई कर दिया एज अ HNI, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है। यूरोप में मैनी यूरोपियन वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स क्लासिफाई क्लाइंट्स विद एन इन्वेस्टमेंट सरप्लस ऑफ €5 lakh और मोर एज अ HNI। तो बाहर का क्लासिफिकेशन अलग है, भारत का क्लासिफिकेशन अलग है। दीज क्लासिफिकेशन मैटर सिग्निफिकेंटली इन प्राइवेट बैंकिंग, आपको बैंकिंग अच्छी मिलती है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिसीजंस एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट। बड़ी बड़ी बैंक के पास जाओगे आप, से फॉर एग्जांपल आप एचडीएफसी बैंक में गए, वो आपको क्या करेंगे साहब, आपने बोला सर हमें तो अकाउंट खुलवाना है आपकी बैंक में, वो आपको 5 तरीके के विकल्प देगा। सर ये ले लो, इसमें ये फैसिलिटी है, ये ले लो, इसमें ये फैसिलिटी है, ये ले लो सर, आपके घर पे बंदा आएगा कैश उठाने के लिए, आपको नहीं आना है बैंक कभी भी। तो अकॉर्डिंगली उनके चार्जेस होते हैं, अकॉर्डिंगली उनकी फीस होती है, और अकॉर्डिंगली उनके में मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया होता है। वो क्लासिफिकेशन है। अरे भाई, आरबीआई ने तो एक ही तरीके का क्लासिफिकेशन करा है कि भाई अगर आपको सेविंग बैंक खोलना है तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये आरबीआई ने बोला है। बट बैंक्स ने इंटरनली ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ये उन्होंने डिवाइड कर दिया है, demonstrating the influence of HNI in shaping financial ecosystem. Conclusion: while HNIs are generally identified by the substantial investment wealth, the exact classification depends on the specific market segments, financial strategy इस पे depend करता है, their investment choices, risk appetite, financial goals often differ significantly from those of the retail investor. लॉ ने बोला साहब रिटेल इन्वेस्टर के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, HNIs के लिए अलग कॉन्सेप्ट रहता है, राइट। चलो, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था किसका यार, HNI का, जो हमने बात करी है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास होगा वो बात करेगा साहब आपका पेंशन फंड का, राइट। एग्जाम में आ चुका है पेंशन फंड के ऊपर 3 नंबर में सवाल, तो बी कैटेगरी का टॉपिक है, एग्जाम में आ चुका है, छोटा कॉन्सेप्ट आता है और सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट है। चले भाई, पेंशन फंड, पेंशन फंड क्या है, अंडरस्टैंडिंग पेंशन फंड द लॉन्ग टर्म गार्जियन ऑफ रिटायरमेंट। आपको रिटायर होना है, आप ये फंड में पैसा लगा दो, रिटायर होगे आपको ये पैसा मिलना चालू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पेंशन फंड, राइट। चले, पेंशन फंड आर लाइक द गार्जियंस, इनको क्या बोलेंगे यार हम, आप कौन हो साहब, आर लाइक द गार्जियंस दैट सेफगार्ड्स एन एम्प्लॉय फाइनेंशियल फ्यूचर आफ्टर देयर एक्टिव वर्किंग ईयर्स। आपने 30 साल 40 साल काम कर लिया कंपनी में, अब वो 30 साल 40 साल जो काम किया है आपने, they are essentially investment pools that accumulate financial contribution from both। अब मुद्दा क्या है यहाँ पर आपका पैसा कौन देता है यार इस कंट्रीब्यूशन में, एम्प्लॉय भी अपना पोर्शन देता है और एम्प्लॉयर भी अपना पोर्शन देता है ड्यूरिंग द एम्प्लॉय सर्विस पीरियड।
with an aim of generating stable returns to provide financial security upon retirement। बराबर है। सब रिटायरमेंट के बाद आपको क्या मिलेगा? एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी एक। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि भाई थिंक ऑफ अ पेंशन फंड एज वेल एज अ वेल बिल्ड शिप कैरिंग ऑल द पैसेंजर्स। ऑल द पैसेंजर मतलब एम्प्लॉयज टू द डेस्टिनेशन ऑफ सेफ रिटायरमेंट, राइट। तो पेंशन फंड एक तरीका है जिसमें वो एम्प्लॉयज को एक अश्योरेंस देता है कि चिंता मत करो यार, आपका नंबर ऑफ एक्टिव ईयर्स खत्म हो गए हैं वर्किंग के, अब आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, हम आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देंगे। और इसको मैनेज कौन करता है यार? पोर्टफोलियो फंड मैनेजर्स करते हैं। चाहे तो वो इन हाउस करें, मतलब मेरी कंपनी के अंदर करें, चाहे हम इस फंक्शन को आउटसोर्स कर दें। जो ये रजिस्टर्ड इन्वेस्ट एएमसीज वगैरह होते हैं उनको आउटसोर्स कर सकते हैं ताकि वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट से बचा जा सके। अब फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर्स और बढ़िया फीचर। अब नॉर्मली क्या होता है, आपको पैसा लगाना है मार्केट में पैसा लगाया आपने, थोड़ा सा रिटर्न मिला, आप उस रिटर्न को लेके निकल गए। बट ये जो पेंशन फंड वाले होते हैं इनको चाहिए, इनको ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, इनको स्टेबल रिटर्न चाहिए, मोर देन एफडी। एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए इनको। सब 10-11% इनको रिटर्न मिल जाए इनके लिए पर्याप्त है। अच्छा, तो ये करते हैं कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट, डिकेड के लिए। इनको आज 500 रुपए का 550 मिल जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में फोकस करते हैं। अनलाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक ट्रेडिंग ऑफन फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स मिलते हैं। पेंशन फंड आर स्ट्रक्चर्ड फॉर स्टडी ग्रोथ ओवर डिकेड्स तक पैसा लगाते हैं। दिस लॉन्ग टर्म फोकस मीन्स इन्वेस्टमेंट्स आर मेड विद अ केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ रिस्क, market dynamics to ensure that the corpus grow consistently over time। इनको एकदम से नहीं चाहिए फोकस करते हुए, इनको तो कांस्टेंट रिटर्न आते रहना चाहिए, बहुत है। मल्टीपल कंट्रीब्यूशन चैनल। अब मल्टीपल कंट्रीब्यूशन चैनल मतलब भाई यहाँ पर एम्प्लॉयर भी दे रहा है अपना पार्ट, एम्प्लॉय भी दे रहा है अपना पार्ट, एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉय दे रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन जा रहा है यहाँ पर। दिस पूल्ड अप्रोच अलाउज द फंड टू ग्रो मोर रोबस्टली, बहुत तेजी से बढ़ता है। इज देन इन्वेस्टेड अक्रॉस डाइवर्स एसेट क्लासेस सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इक्विटी, रियल एस्टेट, कॉर्पोरेट डेट। यहाँ सब जगह बढ़ता जाता है। ये क्या है? आपका मल्टीपल कंट्रीब्यूशन चैनल है। और मैनेज करते हैं इसको एक्सपर्ट्स। कौन मैनेज करता है इसको? एक्सपर्ट्स। अब ये एक्सपर्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पोर्टफोलियो पेंशन फंड मैनेजर्स, राइट, पीएफएमएस। अब ध्यान से, पेंशन फंड मैनेजर्स इनको बोलते हैं। पेंशन फंड्स कैन बी मैनेज इन हाउस, आप अपनी कंपनी में आप मैनेज करा लो, by the employer or outsourced to the professionals like UTI AMC, SBI pension fund, HDFC management consultancy company। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया एनपीएस जो है ये एक पेंशन स्कीम है दैट इज मैनेज बाय मल्टीपल फंड मैनेजर ensuring a diversified approach to retirement saving। एक मैनेजर पे डिपेंडेंट नहीं है। इन्होंने तो क्या करा है साहब, अलग अलग तरीके के मैनेजर्स को आपने हायर किया हुआ है और उनसे मैनेज होता है। Why are pension fund important? पेंशन फंड आर नॉट जस्ट लाइक अबाउट द रिटायरमेंट सेविंग, ये रिटायरमेंट सेविंग नहीं है। दे प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग द इकोनॉमी एंड कैपिटल मार्केट। क्यों? अरे भाई आपने पैसा लिया एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉय से, वो पैसे को आपने मार्केट में डाल दिया। वो पैसे को मार्केट में डाला तो क्या है, जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रिटर्न बढ़ेगा, वो तो है ही। बट मार्केट में भी तो पैसा आया, यहाँ भी तो लिक्विडिटी का खेल है पूरा का पूरा। With billions of dollars is in a managed assets that are among the large institutional investors worldwide, the capital they inject into equity में डालते हो पैसा, debt में डालते हो, other investment fuels corporate growth, infrastructure projects, innovation, thereby driving the economy forward। अरे भाई अगर आपने QIB कैटेगरी में आ गए आप, राइट,
और आपको अलोकेशन हुआ आईपीओ में, तो ऑब्वियसली आपने अगर किसी कंपनी में पैसा लगाया है आईपीओ के फॉर्मेट में, तो फिर उस कंपनी को भी ग्रोथ मिलेगी ना आपके पैसे से। एग्जाम्पल, द एनपीएस इन इंडिया, और भैया एनपीएस सबसे बड़ा फंड है, इसको रेगुलेट कौन करता है यार? इनका रेगुलेटर कौन है यार? इनका रेगुलेटर है पीएफआरडीए। पीएफआरडीए इनका रेगुलेटर है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, एनपीएस में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है जो 18 साल से लेकर 70 साल का हो, भारत का सिटीजन होना चाहिए, राइट? वो व्यक्ति क्या कर सकता है? पेंशन फंड में, एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकता है। One of the best example of a structured pension fund is the NPS, which is open to employees from both public and private sector. आपको जहाँ के भी हो, भारत के सिटीजन होना चाहिए, you are ready to invest. Managed by professional. अच्छा, एनपीएस को मैनेज कौन करता है? सब प्रोफेशनल फंड मैनेजर, एलआईसी पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी. द एनपीएस हैज ट्रांसफॉर्म हाउ इंडिविजुअल प्लान फॉर देयर पोस्ट रिटायरमेंट फेज. आपको रिटायरमेंट के टाइम पे क्या अमाउंट रिक्वायर्ड है, आप एनपीएस में आज से इन्वेस्टमेंट करके एक निश्चित अमाउंट बाद में ले सकते हैं. विद ऑप्शंस टू अलोकेट इन्वेस्टमेंट इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स and equity, the NPS offer flexibility to choose risk profiles according to the age and retirement goals. उसके हिसाब से as of recent years, the NPS has gained traction. सब attraction आया है NPS के लिए, बहुत सारे लोग NPS का सहारा लेते हैं ड्यू टू, अब क्यों लेते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को जब प्रमोट करना तो गवर्नमेंट क्या देती है जमाने भर का? टैक्स बेनिफिट, attractive returns, making it a favored choice among youth professionals in India. आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट प्रमोट करना है, सिंपल टैक्स एग्जम्पशन दे दो बजट में, काम खत्म आपका। सबको टैक्स बचाना है। आगे, इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी मार्केट। अब इंडियन इक्विटी मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा इसका? द पार्टिसिपेशन ऑफ अ लार्ज पेंशन फंड इन द इक्विटी मार्केट हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट। लंबा चौड़ा चौतरफा इफेक्ट पड़ता है। द एनपीएस फॉर एग्जाम्पल हैज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड इट्स इक्विटी एक्सपोजर, मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। अरे भाई सीधी बात है, एनपीएस के पास पैसा पड़ा है साहब 100 करोड़ रुपए का। अब ये 100 करोड़ कहाँ से आया? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, या हमने आपने इन्वेस्टमेंट किया है, राइट? 100 करोड़ रुपए। अब ये 100 करोड़ रुपए कल के दिन कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, राइट? आईपीओ में ये कंपनियां लेके आ रही हैं और इसमें इन्होंने 10-10 करोड़ भी लगा दिए 10 कंपनियों में, तो कहीं ना कहीं कंपनी को पैसा मिल गया, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूल हो गया. When such fund shift their investment strategy, it can lead to the ripple effect influencing market sentiments and investor confidence. जैसे ही आपने ये कंपनी चेंज करते हैं allocation wise, जो प्रोफेशनली बंदे इनको मैनेज कर रहे हैं, और वह जैसे ही वो स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी चेंज हो जाता है. कोई ना कोई वजह होगी तभी तो चेंज किया है. फॉर इंस्टेंस, a higher allocation in equity by pension fund is viewed as a positive indicator of long-term market stability. जितना ज्यादा पैसा डालेंगे उतना अच्छा है. Attracting other institutional and retail investor. On the other hand, a reduction in equity exposure might signal caution, could potentially dampen the market enthusiasm. और अगर इन्होंने पैसा निकाल लिया तो सब उतना ही बुरा मार्केट हमारा पिटने वाला है. A holistic view of pension fund. ये प्योर थ्योरेटिकल नेचर का कॉन्सेप्ट है. पेंशन फंड आर लाइक द डुअल पर्पस पावर हाउस. While they ensure a secure retirement for individual, एक तरफ उसने इंडिविजुअल को सिक्योर रिटायरमेंट की बात करी है और दूसरी तरफ वो फ्यूल डालता है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में. Their role as an institutional investor helps maintain market liquidity, promote corporate governance, stabilize the economy. ये इनके काम है. मतलब इनके कंधे पर सब, एक तरफ एम्प्लॉय बैठा है जो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है, एक तरफ कंपनी बोल रही लाओ पैसा दो भाई. Whether it's funding infrastructure projects or stabilizing volatile market, pension fund plays an important role in the economy of India.
By choosing the right pension fund early in their career, employees can set themselves on the path to be financially secure retirement, knowing that their savings are being managed with a long-term vision and a balanced approach. बराबर है? इस तरीके से ये काम होता है। अब इनके लिए अलग अलग 3 तरीके के एक्ट बनाए गए हैं फॉर पेंशंस इन इंडिया। एक है आपका पेंशन अंडर द ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 है। दिस इंक्लूड द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम, राइट। ये अलग अलग तरीके के फंड बनाए गए हैं और इनको अलग अलग तरीके से कंट्रोल होता है। एक है आपका पेंशन अंडर कोल माइन पीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1948 और एक है ग्रेचुटी वाला अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, राइट। और यहाँ पर अलग अलग तरीके के फंड असम टी प्लांटेशन पीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पीएफ, सीमेंट पीएफ, ये अलग अलग बनाए हैं। अब पेंशन फंड ब्रॉडली डिवाइड इनटू 2 सेक्टर, एक होता है बॉस फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर पेंशन इन इंडिया कैन बी डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी: पेंशन फंड अंडर द एक्ट और स्टैट्यूट, गवर्नमेंट पेंशन, वॉलंटरी पेंशन, राइट। फॉर्मल में 3 तरीके से है, एक तो एक्ट के अंदर क्या मिल रहा है वो देखो, गवर्नमेंट क्या पेंशन दे रही है वो देखो, और वॉलंटरी पेंशन जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है किसी बैंक के पेंशन फंड में, एचडीएफसी पेंशन फंड में डाल रखा, तो वो क्या दे रहा है, ये होता है फॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब this scheme will cover unorganized workers who are working or engaged as a home based workers, street vendors, agriculture workers, construction workers among others, right। चले, तो यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट है कौन सा वाला यार, यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट एक कंप्लीट हुआ जिसमें हमने अलग अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करी है, अलग अलग टाइप ऑफ हमने बंदों की बात की है, राइट। चले, अब जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब हम काय की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स की। इक्विटी हुआ, प्रेफरेंस हुआ, जमाने भर के डेट इंस्ट्रूमेंट्स हुए, उनकी हम बैक टू बैक बात करनी है। चलो, तो भाई देखो यार, अगर हम इक्विटी की बात करें तो हमारे पास सेक्शन 43 है। कंपनीज एक्ट में सेक्शन कौन सा है यार, 43 बोलता है भाई काइंड्स ऑफ शेयर्स की बात, और इसमें कवर करता है वो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स को। और हमें क्या पता है, और हमें ये पता है कि भाई प्रेफरेंस को 2 तरीके का राइट मिलता है। पहले एक तो मिलता है विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड, इक्विटी के पहले आपको डिविडेंड का राइट है, और एक मिलता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। बराबर है, बहुत ध्यान से। इक्विटी शेयर ऑफन रेफर्ड टू एज अ ऑर्डिनरी शेयर, इनको हम क्या बोलते हैं बॉस, ऑर्डिनरी शेयर्स। रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल ओनरशिप इन अ कंपनी, राइट। कंपनी में ओनरशिप आपको मिलती है वो उसके लिए है। They involve a higher level of entrepreneurial risk for shareholders, but also grant them certain rights and privileges. Here an organized overview of equity shares, right? Overview देखते हैं अब ध्यान से। सेक्शन कौन सा है हमारे पास, सेक्शन है आपका कंपनीज एक्ट में 43 वाला, जो बात करता है भाई इक्विटी शेयर्स और इसकी। इट इंक्लूड्स, क्या क्या शामिल है इसमें, ऑल शेयर कैपिटल दैट इज नॉट क्लासिफाइड एज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैन ईदर हैव ए वोटिंग राइट्स और डीवीआर। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आया है सब डिफरेंशियल वोटिंग राइट का, बराबर है। डीवीआर का आया है, एक क्या आया है आपके पास, डीवीआर का कॉन्सेप्ट आया है, बहुत ध्यान से। अब डीवीआर जो है आपका, इसके लिए कंपनीज एक्ट में हमारे पास इसका एक सेक्शन है अलग से। अलग से क्या, वो सेक्शन उसी में है 43A, ए 43A2, ये है इसका सेक्शन नंबर, अगर आप अलग से बात करोगे तो, बहुत ध्यान से। तो इक्विटी शेयर एक हो गए हमारे पास नॉर्मल वाले और एक हो गया
डीवीआर वालों को विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड वोटिंग राइट अलग अलग मिलता है। अब फीचर्स क्या है इक्विटी के, पहले तो वो बात करें। सबसे पहले तो भाई आपको ओनरशिप पे कंट्रोल मिल जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर आर कंसिडर्ड मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इनको हम क्या ट्रीट करते हैं यार, मेंबर ट्रीट करते हैं राइट। और मेंबर की डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 55 में, अरे याद होगी ना आपको, हैविंग वोटिंग राइट्स व्हिच अलाउ देम टू इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट डिसीजन। डिविडेंड का अधिकार मिलता है इनको, डिविडेंड लेने का अधिकार है पूरा का पूरा। शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली जो भी आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है आपने उसको डिविडेंड के फॉर्म में आपको बांट देना है शेयर होल्डर को, जो भी आप चाहो वो, पूरा नहीं। थ्रू डिविडेंड्स एंड बोनस शेयर्स की बात है। हाउएवर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड जितना बोलेगा उतना डिविडेंड बांटना है। मीनिंग शेयर होल्डर कैन नॉट डिमांड अ डिविडेंड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरी कंपनी में भरपूर प्रॉफिट हो रहा है फिर भी मेरी कंपनी को कंपलसरी डिविडेंड देना। लॉ ने बोला ये वर्ड जो कंपलसरी है ना, ये इक्विटी में कभी भी नहीं लगता है। बोर्ड की इच्छा होगी बांटेगा डिविडेंड, नहीं इच्छा होगी मना कर देगा। अच्छा एक और बात है, कंपनी एक्ट में ये भी लिखा है साहब, बोर्ड ने बोला नहीं आपको हम फेस वैल्यू का 10% डिविडेंड देंगे तो शेयर होल्डर उसको बढ़ाकर 12% नहीं कर सकते। बोर्ड ही रिकमेंड करता है। बोर्ड चाहेगा तो रिकमेंड करेगा, नहीं चाहेगा तो रिकमेंड नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कंपनीज एक्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को जमाने भर के अधिकार दिए हैं। इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय द सेवरल राइट्स। से फॉर एग्जांपल आपको वोटिंग राइट मिलता इक्विटी शेयर्स वालों को, सिंपल लॉजिक है राइट। ये तो बेसिक फंडा है हमारे पास में कि भाई आपके पास एक शेयर है तो आपको एक वोट मिलता है जनरली। प्रीएम्प्टिव राइट, इसका मतलब हम बात करेंगे राइट इशू की। भाई हम बाद में देंगे अपने किसको। अच्छा इसमें भी अगर हम बात करें तो हमारे पास सेक्शन 62(1)(a) है जो बात करता है राइट इशू की। पहले हम इक्विटी वालों को ऑफर देंगे एग्जिस्टिंग मेंबर को, फिर हम बाहर वालों को ऑफर देंगे। मतलब आपको एक एडवांस में राइट मिल रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्टिव राइट। द राइट टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर्स व्हेन द कंपनी इशू एडिशनल इक्विटी शेयर एज कंपेयर टू अदर होल्डर्स। प्रॉक्सी वोटिंग, आप वोट डालने नहीं जा पा रहे हैं, अपने प्रॉक्सी को अपॉइंट कर दो, बंदा जाएगा आपके बिहाफ पर वोट डाल के आएगा। और प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट का सेक्शन है 105। एनुअल अकाउंट्स, द राइट टू रिसीव कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स सेक्शन 136 में ये बात है। नोटिस ऑफ मीटिंग, आपको नोटिस लेने का अधिकार है। जो भी ईजीएम एजीएम कर रहे हो कंपनी में सबका नोटिस लेने का अधिकार है 101 में। इंस्पेक्शन राइट्स, द राइट टू इंस्पेक्ट रजिस्टर्स वगैरह जो मेंटेन बनाए हैं उनको आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और आपको ईजीएम कॉल करने का अधिकार है, याद है ना। अगर ईजीएम नहीं बुलाई गई तो अगले होता है ना 21 डेज 45 डेज वाला सिस्टम राइट, 45 दिन के बाद फिर किसको अधिकार है यार, शेयर होल्डर को राइट है कि आप ईजीएम बुला लो अपना राइट, सिंपल चीज है। चलो सेबी रेगुलेशन, द सेबी LODR रेगुलेशन 2015 further safeguard the right of shareholder ensuring क्या क्या है बेनिफिट, पार्टिसिपेशन इन डिसीजंस कंसर्निंग सिग्निफिकेंट कॉर्पोरेट चेंजेस वो उसके लिए करता है। अपॉर्चुनिटी टू इफेक्टिवली पार्टिसिपेट एंड वोट इन द जनरल मीटिंग, से भी इसके लिए आपके LODR में प्रोविजन बनाए हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन वोटिंग प्रोसीजर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरीके से वोटिंग होगी, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कितना कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा, किस तरीके से रन होना है, ये सब बताएगा। और अगर कल के दिन शेयर होल्डर को कोई समस्याएं हैं, ग्रीवेंसेस हैं, तो वो किस तरीके से सॉल्व होंगे। माइनॉरिटी शेयर होल्डर को मेजॉरिटी से एब्यूसिव प्रैक्टिसेस से कैसे बचाया जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ मेंशन है राइट। तो ये हमारा इक्विटी शेयर्स का है कि भाई क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनी के शेयर्स हैं वो जनरली 99.99% ही इक्विटी शेयर्स होंगे। ये एक
अच्छा तरीका है पैसा रेज करने का विदाउट एनी लायबिलिटी एक्सेप्ट फॉर डिविडेंड, राइट? आपके पास बढ़िया बिजनेस प्लान है, मस्त एक कंपनी बनाओ और कंपनी बनाकर इक्विटी अपनी बेच सकते हो। प्राइवेट कंपनी है तो ध्यान रखना मैक्सिमम 200 बंदों को, पब्लिक कंपनी है तो ये अनलिमिटेड होगा, राइट? चल, तो ये हमारा कंसेप्ट है किसका यार? इक्विटी शेयर्स का, जो अपन ने बात करी है। फिर हमको बात करनी है डीवीआर की। डीवीआर का नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं टॉपिक में। थैंक यू।